नाउ अब आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे, रेलिवेंट। इसको समझना आराम से, इसको बहुत कुछ इसमें समझने के लिए है, सुनने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रेलिवेंट? रेलिवेंट की कहानी समझेंगे, रेलिवेंट का पॉइंट समझेंगे, और रेलिवेंट के लिए सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कहा है बहुत सीधा, और ये स्टीफन साहब का कहा हुआ है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट। एक तथ्य, एक बात रेलिवेंट होगी। रेलिवेंट को हिंदी में बोलते हैं सुसंगत। सुसंगत को और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सुसंगत का मतलब होता है जिसकी संगति सही हो, जिसकी संगति सुंदर हो। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं हिंदी में, इसको और इजी मोड में समझे। अभी जैसे अभी शादियों का मौसम आने वाला है, किसी की शादी में आप गए हुए, बढ़िया सा माहौल है, हंसी मजाक चल रहा है, खूब कॉमेडी जोक चल रहे हैं, शादियों वाले हस्बैंड वाइफ जोक्स चल रहे हैं, इस टाइप की पार्टी वार्टी अच्छे से हो रही है। तो सीरीज क्या चल रहा है भाई? शादी का माहौल है, अच्छा खासा कॉमेडी चल रहा है, जोक्स चल रहे हैं, संगीत हो रहा है, गाना हो रहा है, सब कोई खा पी रहे हैं। उसी में आपका कोई दोस्त हो और वो कोई लगे हाथ कहानी सुनाना शुरू कर दे। भाई कल रात मैंने सपना देखा ना कि मेरी डेथ हो गई, मेरे फादर की डेथ हो गई, मैं तो शमशान घाट में था, मैं तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। मैंने देखा यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पाँव टूट गया, मैं पाँव लेकर के दौड़ रहा था सपने में यार एम्बुलेंस में। व्हाट इज दैट यार? कहां से संगति है इसकी? यानी जो माहौल है आप उसको क्या बोलेंगे? खराब करने वाला। यानी एक हंसी मजाक मस्ती की बात हो रही है, वहां पर एक निगेटिव पॉइंट लेके आए, यानी कि ये सूट नहीं करता है इसमें, सूट नहीं करता है इसमें। यानी जो चीज उसको सूट करती है, तो सूट क्या करती है? अगर वो कोई अच्छी म्यूजिक का बात करता, कोई अच्छी सी अपनी कहानी सुनाता, कोई मैरिज से रिलेटेड कोई बात करता, कोई अच्छा गाना चूज करके बजाता, कुछ डांस वांस करता, यानी शादी के माहौल में शादी से रिलेटेड वो बात करता, मैरिज के फंक्शन में मैरिज से रिलेटेड बात करता, तो हम कह सकते हैं कि उसने जो कहा किया वो क्या है? रिलेवेंट है, वो सुसंगत है। उसी तरीके से किसी के घर में कोई मर गया, अनफॉर्चुनेटली, भगवान न करे, अब उसके यहां कोई मर गया है, सब रो रहे हैं, बड़ा गमगीन माहौल होता है। अभी कोरोना से लोग ऐसे ही मर रहे हैं, सब मर गए हैं, मतलब सब मर गए कह रहा हूं, कोई मर गया है, सब रो रहे हैं, और आप गए मस्ती से कान में ईयरफोन लगा के, और वो गाना सुन रहा है, कान में ईयरफोन में गाना बज रहा है आपके ईयरफोन में, 4 बोतल वोड का, काम मेरा रोज का, और लगे डांस करने, और खूब चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। व्हाट यू आर डूइंग? इज इट रेलिवेंट? क्या उस जगह के हिसाब से, क्या उस समय के हिसाब से, क्या उस ओकेजन के हिसाब से जो आपका एक्ट है, जो आपकी एक्टिविटी है, उसको हम रिलेवेंट कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। ऑफ कोर्स इट इज नॉट ए रेलिवेंट पार्ट। मतलब जो चीज जिसमें सेट कर जाए उसको हम बोलते हैं रिलेवेंट। इसलिए क्या बोला? वन फैक्ट, फैक्ट क्या था? वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर। एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ रिलेटेड बोलते हैं कब? जब व्हेन द वन इज कनेक्टेड विथ द अदर, यानी जब चेन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तभी हम उसको रिलेवेंट बोलते हैं। सिंपल सिंपल एग्जांपल। अगर कोई, मान लीजिए ट्रेन चल रहा है, ट्रेन पे चढ़ने जा रहा है, ट्रेन जा रहा है पकड़ने, दिल्ली से जा रहा है साउथ के लिए, या चलिए सेंटर में ले लेते हैं, एमपी से जा रहा है साउथ के लिए, चेन्नई के लिए। तो देखिए एमपी से अगर चेन्नई जा रहा है और वो ऐसी ट्रेन पे जाना है, तो एमपी मान लीजिए कि इंडिया के बिल्कुल सेंटर है नक्शे में, साउथ तो साउथ है ही भाई, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है। सेंटर में चलिए मान लीजिए कि दिल्ली है, चाहे एमपी है, कोई भी स्टेट मान लीजिए, उसको जाना है साउथ। अगर साउथ वाली ट्रेन में जाना है तो साउथ की ही ट्रेन पकड़ेगा।
लेकिन अचानक से कुछ ऐसा सीन बन जाए या कुछ कहानी ऐसी हो जाए कि उसको बीच से निकल करके जाना पड़े, कहां? जम्मू कश्मीर। यानी जिधर जा रहा है जिस डायरेक्शन में न जाकर ठीक उल्टा जाना पड़े, यानी जो कर रहा है वो ना करके ठीक उल्टा हो जाए, तो उस ट्रेन के लिए, उस जर्नी के लिए, उस डायरेक्शन के लिए ये क्या होगा? इररिलेवेंट होगा, सुसंगत नहीं होगा। मतलब अगेन जो हम काम कर रहे हैं, जो चीज हो रही है उससे अलग हो गया, उल्टा हो गया। इसीलिए बहुत अच्छा एक कहावत है, सबको पता भी होगा, और ऑब्वियसली मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, कि कभी भी जो कब्रिस्तान होते हैं, शमशान होते हैं, यहाँ शादियां नहीं होती। अगर कोई शमशान में जाके शादी करे, कब्रिस्तान में जाके शादी करे, तो समझिए कि वो इररिलेवेंट है, रेलेवेंसी नहीं बनती, कहीं से कोई रेलेवेंसी नहीं बनती। तो कब्रिस्तान में शादियां नहीं होती, शमशान में शादियां नहीं होती। और उसी तरह से जहां शादी का स्थल है, जहां शादियां होती है, वहां कोई डेड बॉडी जलाने नहीं जाता, वहां कोई किसी को दफनाता नहीं है। व्हाट इज दिस? व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि जो चीज जहां जिस चीज के लिए बनी है उसको उसी के साथ अगर जोड़ा जाए तो हम उसको कनेक्टेड बोलते हैं। तब हम उसको, जब कनेक्टेड होता है तब एडमिशन मिलता है। यानी अगर सोच लीजिए कोई मर गया है आदमी और उसकी डेड बॉडी को लेके जाए, मस्त उठा करके राम नाम सत्य है बोल करके बड़े से कोई मंदिर में चला जाए, मान लीजिए किसी मंदिर में ले जाके रास रखना शुरू करे, ऐसे लेके घुसना शुरू करेगा मेन गेट से, सब उसको भगा देगा, पंडित पंडा से भगाएगा कि नहीं भगाएगा? उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मंदिर इज नॉट कनेक्टेड विथ द डेड बॉडी। मंदिर में कोई जगह, मंदिर कोई जगह नहीं है जहां पर डेड बॉडी जलाई जाएगी। मंदिर कोई जगह नहीं, मस्जिद कोई जगह नहीं जहां पर लाश जलाया जाएगा, रखा जाएगा। वहां पूजा पाठ करना है, शांति है, आपको अच्छी खुशी, ये सब चीजें देखनी है। तो चूंकि मंदिर से डेड बॉडी का कोई रिश्ता नहीं है, डेड बॉडी जलाने का कोई रिश्ता नहीं है, तो उस डेड बॉडी को और डेड बॉडी को लेकर आने वाले पर्सन को एडमिशन भी नहीं मिलेगा, उसको प्रवेश द्वार से, एंट्री गेट से एंट्री ही नहीं मिलेगी। इसीलिए सिंपल मीनिंग में जो हम लोग समझते हैं, जो रिलेवेंट है, जिसकी रिलेवेंसी है, वही कनेक्टेड है और उसी का एडमिशन है, यानी वही एडमिसिबल है। यानी रिलेवेंट शब्द का सिंपल मीनिंग अगर आप निकालोगे तो कनेक्टेड होता है, और सिंपल मीनिंग देखोगे तो एडमिसिबल होता है। यानी कि जो रिलेवेंट है उसका मतलब निकलता है कनेक्टेड और एडमिसिबल। यानी रिलेवेंट के दो मायने निकल गए, कनेक्टेड और एडमिसिबल। आपको मैंने सिंपल अभी जो एग्जांपल दिया उसको याद कर लीजिए। मंदिर में कोई डेड बॉडी लेके जाएगा तो डेड बॉडी से मंदिर का कोई कंसर्न है ही नहीं, तो द रिलेवेंसी है ही नहीं, मतलब मंदिर और डेड बॉडी जलाने का कोई कनेक्शन है ही नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब कनेक्शन ही नहीं है तो भैया उसको एडमिशन कैसे मिलेगा? तो सीधी सी बात क्या हो गई, रिलेवेंट का मतलब कनेक्टेड और एडमिसिबल। अब इसको समझते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो था सिंपल वाली बात। इंडियन एविडेंस एक्ट तो बड़ा साफ साफ कहता है कि जब एक तथ्य दूसरे तथ्य को कनेक्ट होता है, when one fact is said, when one fact is connected with the other fact, किसी भी तरीके से लिंक कर जाए तो हम उसको कहेंगे कि भैया वो रिलेवेंट है। और इसको समझने के लिए बहुत फेमस केस है, आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बहुत ही फेमस केस है, आर वर्सेज रिचर्डसन, RICHARDSON। ये आपको नेट पर मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा, कमेंट्री बुक में मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में, अच्छे टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। आर वर्सेज रिचर्डसन, जो आर वर्सेज रिचर्डसन का केस है, ये आपको रिलेवेंट सिखा देता है, रिलेवेंसी सिखा देता है, एक क्रिमिनल माइंड देगा आपको। क्रिमिनल माइंड मतलब क्रिमिनल को, यानी क्रिमिनल मैटर को सॉल्व करने का या क्राइम करने का, जो जैसा आप समझे, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट तो दोनों होता है उस पॉइंट से। मैं पहले आपको एक चीज और यहां पर बता दूं कि जो आर वर्सेस रिचर्डसन का केस है, ये केस सरकमस्टेंशियल एविडेंस से जुड़ा हुआ है, यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य हिंदी में बोलते हैं, तो सरकमस्टेंशियल एविडेंस से जुड़ा हुआ ये केस है।
इसमें कहानी क्या है, जरा मैं फैक्ट आपको शॉर्ट में बता देता हूं। काफी लंबा चौड़ा फैक्ट मिलेगा, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो काफी डिटेल में फैक्ट है पूरा का पूरा। इसमें फैक्ट ये है, कहानी ये है, तथ्य ये है कि एक लड़की है जो कि यंग एज में है, लेकिन दिमाग से कम है। दिमाग से कम मतलब मंद बुद्धि की लड़की है, और उस मंद बुद्धि की लड़की का किसी ने मर्डर कर दिया। एक मंद बुद्धि लड़की का या महिला का, जो भी कहिए, उसका किसी पर्सन ने मर्डर कर दिया। और वो भी मर्डर तब कर दिया जब उस घर में बिल्कुल अकेली थी। उसके घर में माता पिता नहीं थे, उसके फादर और मदर गए हुए थे खेत पर काम करने के लिए। विदेश में भी खेत होता है, वहां भी खेती होती है। तो वहां पर गए, अपने खेत में काम करने गए थे, तभी किसी ने आके उस लड़की का, कम बुद्धि वाली लड़की का मर्डर कर दिया। अब मर्डर कैसे किया? गले पर कोई शार्प एज वेपन, बहुत ही धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर दिया गया। गर्दन पर चोट किया गया, जिससे उस लड़की की ब्लीडिंग होने की वजह से मृत्यु हो गई। उसका गला जो है कट गया, उसका थ्रोट कट गया, वैसे उसकी मौत हो गई। नाउ अब सीन ये बना कि पता ही नहीं चल पाया कि किसने बेसिकली मर्डर किया। ध्यान से समझना, कहानी में मत खो जाना, रिलेवेंट को पकड़ना। इस पूरी कहानी में आपको रिलेवेंट का मतलब ढूंढते रहना है। आपको समझना है कि रिलेवेंट कैसे है, क्या है। एक तथ्य दूसरे तथ्य को कैसे कनेक्ट होता है, उसको जरा समझना है। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को कैसे कनेक्ट करता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो नाउ जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, मरने के बाद उसकी बॉडी जब खोली गई, पोस्टमार्टम किया गया महिला का, तो पता चला कि जो मंद बुद्धि की महिला थी वो कुछ महीने की प्रेग्नेंट थी। अब ये एक और शॉकिंग न्यूज आ गया गार्जियन के लिए, माता पिता के लिए। नाउ अब सीन क्या बना कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, पूरे मैटर को, पूरी घटना को ध्यान से सुन लेना, और यही अगर जरूरत पड़ी तो आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में, जब आप डिटेल में जब लिखने के लिए कभी आएगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एविडेंस क्या होता है, तो ये केस लिख दोगे, आपका नंबर मिल जाना है। इसलिए कहानी बता रहा हूँ, कहानी याद रखना, अपनी भाषा में लिख देना। कहानी लिखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि डिट्टो कॉपी पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे वो पता लगा पाए कि किसने मर्डर किया। और ये बात बड़ी पुरानी है। बड़ी पुरानी का मतलब लगभग मान लीजिए कि 1900 के आसपास की कहानी है। सिवाय एक चीज के, पुलिस को सिर्फ एक चीज मिला, क्योंकि मौसम अजीब सा था, तो वहां पर सिर्फ एक चीज मिली, वहां पर जूतों के निशान मिले, यानी कातिल के जूतों के निशान। यानी पुलिस ये मान के चल रही है कि जिसके जूतों के निशान हैं, जो बाहरी कोई पर्सन है, उस पर्सन ने ही मर्डर किया है, और उसी के जूतों के निशान, यानी कातिल के जूतों के निशान है, सिर्फ वही, और कुछ नहीं मिला। यानी इंप्रेशन ऑफ फुट स्टेप्स, बस ये मिला, और कुछ नहीं मिला उनको। नाउ अब जब आपको पता ही है कि जब श्राद्ध उराद होता है, कुछ भाषणबाजी होती है उन लोगों के, अंग्रेज में अलग से होता है, तो जब वो डेथ सेरेमनी जब हो रहा था, फ्यूनरल वगैरह जब हो रहा था, फिर सेरेमनी नहीं, सॉरी, फ्यूनरल, तो फ्यूनरल पे करीब कहा जाता है इस केस के फैक्ट के हिसाब से कि 60 से 65 लोग, 60 टू 65 लोग आए थे। और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, यानी आईओ भी उस फ्यूनरल में मौजूद था। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या किया कि फ्यूनरल का कार्यक्रम जैसे खत्म हो गया, उसके बाद वो सारे 60 से 65 लोगों को रोक लिया, और बारी बारी से सबके जूतों के निशान लिए गए। सबके जब फुट स्टेप्स का जो इंप्रेशन लिया गया, उनमें से एक पर्सन के फुट स्टेप का इंप्रेशन और जो घटना स्थल पर, यानी कि प्लेस ऑफ अकरेंस का जो फुट इंप्रेशन था, वो करीब करीब 98-99% मैच कर गया। और जिस पर्सन का ये मैच कर गया, वो पर्सन पेशे से टीचर था, स्कूल में पढ़ाता था। अब उसी पर्सन पर शक हो गया, सस्पेक्टेड वो हो गया।
लेकिन थोड़ा सस्पिशन कमजोर था। क्यों कमजोर था, रीजन जरा समझिए। क्योंकि जिस जूते का साइज वगैरह सब मिला, जो फुट स्टेप्स मिले, उसमें जो फ्रंट होता है ना, अपने पैरों के आगे जो उंगलियां होती हैं, पैरों में जो उंगलियां होती हैं, उसका राउंड शेप का था। उसके जो शू का जो इंप्रेशन था वो राउंड शेप का था, जबकि जो वहां पर घटनास्थल पर था उसका नुकीला था पार्ट। ये एक फर्क आ गया था। बाकी सारी चीजें मैच कर रही थी। यानी आप समझ सकते हैं, जब नए जूते होते हैं, बिल्कुल नया फुट होता है शूज, तो उसके निशान और पुराने जो जूते होते हैं उसका निशान में फर्क होता है। तो नए जूते में जो है ना, नीचे खांचा जो होता है पूरा एकदम फ्रेश होता है, तो बड़ा साफ साफ इंप्रेशन बनता है। तो पुलिस वालों को यह भी आइडिया मिल गया कि जूता बिल्कुल नया था, फ्रेश था, निशान बहुत पक्का बना है, सब कुछ ऑलमोस्ट मिल गया। इसी तरीके से बस इसको छोड़कर नाउ अब इसको सस्पिशन के आधार पर उस स्कूल मास्टर को, स्कूल टीचर को पकड़ लिया जाता है। जब पकड़ करके इसको पूछताछ की जाती है तो पूछा जाता है इससे कि जिस दिन मर्डर हुआ उस लड़की का, उस दिन तुम कहां थे। ऑब्वियस पहला क्वेश्चन ही होगा। तो उसने आंसर दिया बहुत साफ साफ कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन मैं मेरे मालिक के यहां नौकरी पर था, काम कर रहा था। मालिक से पूछा गया, मालिक ने कहा हाँ जी ये तो आया था उस समय। तो जब मालिक ने कह दिया हाँ जी आया था, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे ऐसे हो गया। फिर बाकी के वर्कर्स जो उसके साथ में थे उनसे पूछा गया कि हाँ भाई ये तुम लोगों के साथ काम कर रहा था। बोला हाँ काम तो कर रहा था, लेकिन बीच में जब दोपहर का समय होता है, जो मिड डे बोलते हैं, मिड डे के आसपास ये आधे घंटे के लिए या कुछ एक घंटे के लिए गायब था। बोल के गया था कि मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में, कुछ काम की वजह से। तो एक आधे घंटे के लिए, करीब करीब आधे घंटे के लिए बोल के कहा था कि मैं आ रहा हूं कुछ दुकान से कोई सामान वामान लेकर के, लेकिन ये लेट से आया था। एक पॉइंट अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपको रिलेवेंसी पकड़ना है। वर्कर ने कह दिया उसके कोवर्कर ने कि ये 1 घंटे लेट आया। उसके बाद क्या हुआ, उस आदमी को पकड़ करके लेके जाया गया उस एरिया में जहां पर वो लड़की रहती थी, उस मोहल्ले में लेके जाया गया। तो वहां के एक दुकानदार ने इसको पहचाना, और दुकानदार ने कहा कि, दुकानदार थी वो भी एक लड़की ही थी। उसने पहचाना, बोला हाँ ये इसी टाइप का ड्रेस पहन के इसी हुलिये का आदमी आया था उस दिन। शक और थोड़ा गहराया, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है पुलिस के पास, कंप्लीट एविडेंस नहीं है कि जिससे ये साबित हो जाए कि हाँ उसी ने मर्डर। भाई जब तक साबित नहीं होगा, कुछ एविडेंस नहीं मिलेगा, तब तक आप उसको पकड़ नहीं सकते, जेल में रख नहीं सकते, बंद करके रख नहीं सकते कस्टडी। सुना हो, अब इसने भी बोल दिया। अब क्या हो गया कि जब दोबारा एविडेंस कलेक्ट करने की बारी आई, तो पुलिस ने फिर से उसके को वर्कर्स को कांटेक्ट किया और को वर्कर्स से पूछा कि ये जब गया था तब किस हालत में था, आया था किस हालत में था। एक बात। और जो दुकानदार जो पहचान रहा था, वहां जो महिला लड़की जो दुकान वाली थी वो पहचान रही थी, उससे भी पूछा गया। उसने बोला कि हाँ भाई जब जा रहा था तो बड़ा नॉर्मल था, लेकिन आते समय ना उसका बड़ा अजीब सा भाव था, ऐसा लग रहा था कुछ बहुत तेजी से पार करना है, जैसे लग रहा है उसको कोई काट लेगा, इस तरीके से बहुत तेजी से भाग रहा था, मतलब निकल के जा रहा था इस एरिया से। उसके बाद वो जो दोस्त था उसके साथ काम करने वाला, उसको उसने पूछा तो बोला कि हाँ ये आया तो था, लेकिन इसके ना थोड़े जूतों में ना कीचड़ वगैरह लगा हुआ था, काफी कीचड़ था, और इसके सॉक्स वगैरह गंदे थे, भीगे हुए थे, और कुछ इसके सॉक्स पर ब्लड के निशान थे। अब इससे, अब इसको पूछा गया, इस टीचर को, स्कूल मास्टर को पूछा गया। स्कूल मास्टर के साथ क्या हुआ, स्कूल मास्टर के जो गाल थे, स्कूल मास्टर के जो चिक थे, जो यानी अपराधी के जो चिक थे, गाल थे, उस पर कुछ खरोच लगी थी, स्क्रैचेज आए हुए थे। तो स्क्रैच आए थे तो पुलिस ने पूछा इन्वेस्टिगेशन में कि भाई ये बताओ तुम्हें ये खरोच कैसे लगी। तो उसने बोलते बोलते ये बोल दिया कि मैं कोई काम कर रहा था उसी नट बोल्ट का, जिससे कि मेरे को खरोच लग गई। और किस दिन लगी, तो जिस दिन मर्डर हुआ था उसी दिन लगी। ये अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। भाई तू था पेशे से स्कूल मास्टर, टीचर, तो स्कूल मास्टर का काम नट बोल्ट से क्या है, इंजीनियरिंग और ये मिस्त्री और मैकेनिक वाला काम क्या है तुम्हारा।
ऐसा तो कोई काम है नहीं। यहां पर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपने स्टेटमेंट को। जब स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, उसके बाद उस दोस्त को बुलाया गया जिसने कहा था कि इसके जूतों में कीचड़ लगे थे, इसके सॉक्स में खून के धब्बे पड़े थे। तो उससे पूछा गया खून के धब्बे कैसे पड़े थे। उसने बोला कि मेरे नाक से ब्लीडिंग हो रही थी कुछ दिनों से, तो उसी को साफ करने के लिए मैंने अपने स्टॉकिंग्स, अपने सॉक्स वगैरह का इस्तेमाल किया था, इस वजह से वो लगे थे। अब उस जमाने में 1900 के जमाने में उतना डीएनए फेने नहीं चल रहा था, उतना एडवांस नहीं टाइम था। तो इन सारे चीजों के आधार पर पुलिस ने उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जब इसका मतलब पकड़ के तो रखा ही था, लेकिन इंटरोगेशन थोड़ा तेज कर दिया। और जैसे ही इसने जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे दिया ना, द मोमेंट ही मेड ए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कि नट बोल्ट से मेरी गालों में स्क्रैच पड़ गए और मेरे नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, इसीलिए मेरे वो सॉक्स में खून के धब्बे पड़े थे, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी इसने स्टेटमेंट जो दिया, इससे पुलिस को शक बहुत तेज हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में कुछ 5 से 7 चीजों को फाइंड आउट किया, 5-7 चीजों को करीब करीब फाइंड आउट किया था। पहली बात ये देखा जाता है कि मर्डर के केस में जो हत्या करने वाला पर्सन होता है या जो आरोपी होता है या जो हत्या किया है, क्या उसके पास कोई मोटिव था। तो इस केस में मोटिव था, क्योंकि वो लड़की जो महिला थी वो मेंटली वीक थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। तो ये डाउट हो गया पुलिस वालों को, ये शक हो गया कि हो ना हो ये उस चीज को छिपाने के लिए उसको मार दिया या उसको मारना चाहता था। इस मारने का पर्पस यही था, यानी कि रिचर्डसन इज द पर्सन हु इज द अक्यूज्ड इन दिस केस। तो रिचर्डसन के पास एक मोटिव था बड़ा सा उस लड़की को मारने का, पॉइंट नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी बात, रिचर्डसन के पास अपॉर्चुनिटी मिल गई जिस दिन उसके माता पिता घर पर नहीं थे। अदरवाइज उसके माता पिता घर पर होते तो अकेली अगर नहीं होती तो शायद रिचर्डसन उसको मार नहीं पाता, अक्यूज्ड उसको मार नहीं पाता। तो दूसरी चीज क्या, अपॉर्चुनिटी, यानी कि मर्डरर के पास अपॉर्चुनिटी भी थी, मोटिव भी था। तो मोटिव भी मिल गया, अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। तीसरी चीज जो पुलिस ने फाइंड आउट करी वो ये कि जो मर्डर किया गया था, जो शार्प एज वेपन मारा गया था गले पर, थ्रोट पर, वो लेफ्ट हैंडेड आदमी ने मारा था। यानी जो बाएं हाथ से इस्तेमाल करते हैं ना, जो लेफ्टी होते हैं, उसने मारा था। ये भी मैच कर गया, रिचर्डसन वाज लेफ्टी, वो लेफ्ट हैंड का ज्यादा इस्तेमाल करता था, वो लेफ्ट हैंडेड ही था। नेक्स्ट एक और चीज मिल गई, रिचर्डसन के जूतों में कीचड़ थी, और जिस तरह की कीचड़ उसके जूतों में लगी थी या जिस तरह की गंदगी उसके जूतों में लगी थी, उस तरह की गंदगी उसी एरिया में पाई जाती थी, बाकी सब जगहों पर ऐसी सिचुएशन नहीं थी। होता है ना किसी का घर के एरिया में कीचड़ होता है, बाकी पूरा रोड चकाचक है, तो उस टाइप का सीन उसी तरह से था। उसके जूतों में जो कीचड़ लगी थी वो विक्टिम के, डिसीज्ड के एरिया के जूतों में लगने वाले कीचड़ जैसी थी। ये भी एक मैच कर गया। इसके बाद उसके स्टॉकिंग्स, उसके सॉक्स में जो खून लगे थे, वो खून भी उससे मैच कर रहा था कि भाई जो खून थे, यानी खून लगे थे, जिसको वो छिपा रहा था कि मेरे नाक से ब्लीडिंग हो रही है, यानी एक झूठ बोला था, तो ये भी मैच कर गया। यानी पुलिस वालों ने इसकी झूठ पकड़ ली कि वो नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, इस वजह से मेरा सॉक्स भीग गया ब्लड से। ये बात यानी कि झूठ भी बोला, ये भी पकड़ा गया, यानी कि ही टोल्ड लाई अबाउट द ब्लीडिंग। उसके बाद एक और चीज पकड़ी पुलिस वालों ने कंपेयर करते हुए कि जो दुकानदार महिला थी, जो दुकान चला रही थी महिला, उसने इसको भागते हुए देखा था बहुत तेजी से उस एरिया से। जिस दिन काम करने के लिए गया था, जिस दिन मर्डर हुआ था, उस दिन वो 1 घंटे के लिए गायब भी था। तो कुल मिलाकर के ये सारी जो परिस्थितियां 8, 10, 7, 8 जो पॉइंट 9 पॉइंट जो निकल रहे हैं, ये सारी परिस्थितियां क्या बता रही हैं कि रिचर्डसन ने ही क्राइम किया है। यानी इन 8-10 पॉइंट के बेस पर रिचर्डसन को पूरा पकड़ करके कंप्लीटली अरेस्ट कर लिया गया।
लीगली जो बोलते हैं ना, लीगली अरेस्ट करके लेके आ जाना, उस तरीके से कर दिया गया। उसके बाद उसका कायदे से इंटरोगेशन हुआ, तो उस इंटरोगेशन में उसने ये कबूल लिया, कन्फेस किया कि मैंने उसको मारा था। रीजन भी उसने बताया, उसका रीजन भी वही प्रेगनेंसी थी जिसकी वजह से उसको मारा। सो अल्टीमेटली फाइनली रिचर्डसन जो अक्यूज था, ही कन्विक्टेड इन दिस मैटर। कन्फेशन पहले कर लिया, कन्विक्शन हो गया, और उसके बाद उसको फांसी की सजा दे दी गई, हैंग्ड। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई। अब इस पूरी कहानी में रिलेवेंट क्या था? रिलेवेंट कुछ था भी कि नहीं था? अगर इस कहानी को ध्यान से, इस फैक्ट को समझें, तो आप सोचिए कि जो मैंने आपको जो छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में कहानी बताई, लेफ्ट हैंडेड था, उसके पास मोटिव था, उसके सॉक्स में खून लगे थे, उसके जूतों के निशान थे, हाँ, उसने झूठ बोला था, तो ये क्या है? एक कड़ी दूसरे कड़ी को कहीं ना कहीं मैच कर रही, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को मैच कर रहा है। यानी शुरुआत से अगर लेके चले, तो शुरुआत में पुलिस ने क्या किया? जिस दिन फ्यूनरल था उस दिन सबसे पहली बार उसके जूतों के निशान मिले। सबसे पहली बात, जूतों के निशान मिले। जूतों के निशान मिलने के बाद पहचान हो गया कि ये एक पर्सन हो सकता है। उसके बाद मोटिव, मोटिव दिखा, प्रेगनेंसी मोटिव था। अपॉर्चुनिटी दिखा, उसके पास अपॉर्चुनिटी भी था। उसके पास जो भी घटनाएं घटी, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक हो रही थी। यानी कि जो अक्यूज्ड रिचर्डसन था, वो लेफ्ट हैंडेड था, और उसके गले पर जो निशान पाया गया था, यानी काटा गया था गला, वो भी लेफ्ट हैंडेड आदमी ने मारा था। तो ये सारी चीजें क्या है? रिलेवेंट है। तो रिलेवेंट का मतलब यहां से आपको क्या मिला? रिलेवेंट का मतलब मिल गया कि जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को हम रिलेवेंट तब कहेंगे जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को रिलेट करता है, कनेक्टेड है, तभी तो एडमिसिबल होगा। कनेक्टेड होगा तो एडमिसिबल होगा। तो रिलेवेंट फैक्ट का मतलब होगा एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को कनेक्ट करता है। तो यहां आप पूरे केस में देख लें, आर वर्सेस रिचर्डसन में एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को कनेक्ट करता है। मोटिव, मोटिव था कि नहीं था, ये फैक्ट है। मोटिव था, कनेक्ट हो गया। अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी थी, अकेली थी लड़की, मार दिया गया। तो अगेन मोटिव, ये मिल गया आपको, कनेक्शन मिल गया, ये सारी बातें मिल गई। तो ये क्या है? बेसिकली इसी पार्ट को हम कहते हैं रिलेवेंट। तो रिलेवेंट जो वर्ड है, ये बेसिकली आपको मिलेगा कहां पर और मिलता कैसे? रिलेवेंसी से। अब जरा समझिए रिलेवेंट और रिलेवेंसी। रिलेवेंसी के बारे में स्टीफन साहब ने कहा है कि रिलेवेंसी किसको बोलते हैं? रिलेवेंट तो समझ में आ रहा है, तो रिलेवेंसी क्या होती है? रिलेवेंट और रिलेवेंसी में डिफरेंस नहीं है, सेम ही एक तरह से। तो रिलेवेंसी इज नथिंग बट इट इज कनेक्शन ऑफ इवेंट्स। जब घटनाओं के बीच में एक कनेक्शन दिखने लगे, यानी इवेंट्स ऑफ कनेक्शन, जब घटनाओं के बीच में एक कनेक्शन देखने लगे। सो कनेक्शन ऑफ इवेंट्स, और उन घटनाओं का कुछ कारण होना चाहिए और उसका कुछ परिणाम होना चाहिए एंड इफेक्ट होना चाहिए। सो कनेक्शन ऑफ इवेंट्स एज टू कॉज एंड इफेक्ट्स इज नोन एज रिलेवेंसी, इज नोन एज रिलेवेंसी। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेवेंसी, इसको बोलते हैं रिलेवेंसी। नाउ अब एक और बात यहां पर समझते हैं जरूरी। एक टर्म आता है रिलेवेंसी में ही, आगे जब डिस्कस करेंगे तो आएगा मैटर ऑफ फैक्ट, यानी तथ्य की बात। और एक टर्म आता है मैटर ऑफ लॉ, यानी लॉ की बात। क्या फर्क है दोनों में, जानना बहुत जरूरी है। मैटर ऑफ फैक्ट और मैटर ऑफ लॉ। देखिए मैटर ऑफ फैक्ट क्या होता है? मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब, फैक्ट का मतलब तथ्य होता है। तो कोई भी चीज जो कि टेस्टिमनी का हिस्सा होगा, टेस्टिमनी मतलब क्या होता है? किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया, गवाही दी, बयान दिया, दैट इज टेस्टिमनी। गवाही को ही अगर हिंदी में बोले तो टेस्टिमनी को गवाही बोलते हैं। सो एनीथिंग विच इज सब्जेक्ट ऑफ टेस्टिमनी इज नोन एज फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट। कोई भी ऐसी चीज जो टेस्टिमनी का सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है,
उसको मैटर ऑफ फैक्ट बोलते हैं। या और इजी करके कहना है तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि किसी भी बात को साबित करने के लिए अगर एविडेंस लाया जाए तो उस बात को, उस तथ्य को हम मैटर ऑफ फैक्ट बोलते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं एनीथिंग which is subject of testimony or which can be proved by evidence, या जिसको एविडेंस के जरिए साबित किया जा सकता है, जिसको एविडेंस के जरिए साबित किया जा सकता है, वो मैटर ऑफ फैक्ट होता है। और मैटर ऑफ लॉ क्या होता है? व्हाट इज मैटर ऑफ लॉ? तो मैटर ऑफ लॉ क्या है? सीधे सीधा फंडा है, लॉ ऑफ लैंड को आप मैटर ऑफ लॉ बोल सकते हैं, या जनरल लॉ को आप कह सकते हैं कि मैटर ऑफ लॉ है। मैटर ऑफ लॉ यानी लॉ से रिलेटेड मैटर, सब्जेक्ट, वस्तु। तो जो जनरल लॉ से रिलेटेड है, सीपीसी, सीआरपीसी, हिंदू, मुस्लिम, जो भी है, एविडेंस वगैरह कुछ भी है, सो मैटर ऑफ लॉ का मतलब होता है इट इज जनरल लॉ ऑफ विच the court will take judicial notice। यानी जनरल लॉ जिसमें कोर्ट क्या करता है? जुडिशियल नोटिस। जुडिशियल नोटिस का मतलब है कोर्ट को पहले से पता है कि ऐसा ये सब लॉ है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं होती, लॉ को साबित करने की जरूरत नहीं है। लॉ तो कहता है कि साबित करो, ऐसे करो, लॉ को साबित करने की जरूरत नहीं है। So it is not to be proved by evidence। आप सीधा लिख लो, it is not to be proved by evidence। सबसे मजेदार पार्ट, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सबसे जरूरी पार्ट, अगर आपसे कोई पूछ दे या एग्जाम में पूछ आ जाए क्वेश्चन, रिलेवेंट शब्द की परिभाषा कहां दी गई है? आंसर दे देना नो। So the term relevant is not defined in Indian Evidence Act। सीधा लिख दीजिए, relevant is not defined in Indian Evidence Act। Indian Evidence Act में डिफाइंड नहीं है। अब चलिए मैं आपको एक और चीज शेयर करता हूं, टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान से सुनते चलना, टेक्निकल पार्ट आता है तो मैं पहले अलर्ट कर दे रहा हूं। इंडियन एविडेंस एक्ट ने बस सादी बात कर दी, सिंपल बात कर दी, प्योर नॉन टेक्निकल बात करी, नॉन टेक्निकल बात करी पहले, और रिलेवेंट के टाइम पर कह दिया कि जब एक तथ्य दूसरे तथ्य को कनेक्टेड होगा तभी हम उसको कहेंगे कि वो तथ्य एक दूसरे से रिलेवेंट है, या वो रिलेवेंट तथ्य आता है, सुसंगत होता है। When one fact is related to the another, when one fact is connected with the another। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में कब कहा जाएगा कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को कनेक्टेड है? When we can say कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को कनेक्टेड है। अब एक और उससे भी जरूरी चीज जानिए, रिलेवेंट की जब हम बात करते हैं तो कोई तथ्य रिलेवेंट होता है, कोई तथ्य रिलेवेंट होता है, कोई फैक्ट रिलेवेंट होता है, कोई फैक्ट रिलेवेंट होता है, तथ्य रिलेवेंट होता है। और तथ्य क्या होता है, फैक्ट क्या होता है? फैक्ट वही फैक्टम प्रोवेंटम, फैक्टम प्रोवेनस, नेगेटिव फैक्ट, पॉजिटिव फैक्ट, फिजिकल फैक्ट, मेंटल फैक्ट, वही फैक्ट होता है, और फैक्ट ही रिलेवेंट होता है। और जब रिलेवेंसी की बात करोगे ना तो रिलेवेंसी दो तरीके से देखी जाती है। वी कैन टेस्ट द रिलेवेंसी बाय टू वेज। यानी एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है, आप कैसे कहोगे, किस पॉइंट पर कहोगे? हमने लॉजिक लगाया, रिचर्डसन के केस में लॉजिक लगाया, जूतों के निशान मिल गए, जूतों के निशान से पकड़ लिया कि अच्छा इतने साइज, पैर का साइज का जूते का निशान जो किलर का था, जो मर्डरर का था, वही उस
रिचर्डसन के थे। लॉजिक लगाया, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड लॉजिक। जिस दिन काम पर गया था, बोला कि मैं मालिक के यहाँ काम कर रहा था, उस दिन 1 घंटे की छुट्टी पर था, हमने क्या लगाया, लॉजिक, काम पर गया था। फिर वहां पर दुकानदार ने देख लिया, महिला ने देख लिया, हमने क्या लॉजिक लगाया, लॉजिक फिर लगाया कि इसी ने हो न हो मर्डर किया। रिचर्डसन वॉज ए लेफ्ट हैंडेड पर्सन, और मर्डरर ने भी जो गले पर निशान मारा था, गर्दन काटा था, वो भी लेफ्ट हैंडेड था। हमने क्या लगाया, लॉजिक। कितने सारे लॉजिक लगा दिए हमने। हमने ये लॉजिक लगाया कि रिचर्डसन ने झूठ बोला। हमने ये लॉजिक लगाया कि उसके सॉक्स में खून के निशान थे। हमने ये लॉजिक लगाया कि उसके जूतों में जो कीचड़ लगे थे, वो कीचड़ किलर विक्टिम के घर के आसपास के कीचड़ के थे। हमने क्या लगाया, लॉजिक। यानी लॉजिक के बेस पर हमने एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़ दिया, एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से जोड़ दिया, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि एक किलर को, एक मर्डरर को हमने पकड़ लिया, उसको कन्विक्ट किया और उसको फांसी की सजा दे दी। किस बात के लिए, एक महिला को, प्रेग्नेंट महिला को मारने के जुर्म में उसको फांसी दी गई। सादा महिला नहीं थी, सिंपल महिला नहीं थी। देखिए, अगर महिला अगर अनमैरिड है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो थोड़ा बहुत रियायत मिल सकती है, थोड़ा बहुत लेनियंसी हो सकती है पनिशमेंट में। लेकिन जैसे ही महिला प्रेग्नेंट हो गई, कोई लेनियंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने एक नहीं 2 आदमियों का खून किया है, एक नहीं 2-2 लोगों को मारा है। ये बात रिचर्डसन को कही कोर्ट ने कि तुमने एक नहीं 2-2 लोगों को मारा, एक तो महिला को मारा और उसके अंदर जो बच्चा था उसको भी तुमने मारा, इसीलिए तुमको फांसी दिया जा रहा है। अदरवाइज हो सकता है तुमको आजीवन कारावास मिलता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि रिलेवेंट जो होता है, यानी एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को मिलता है, तो 2 तरीके से मिलता है, एक लॉजिक की वजह से यानी लॉजिकली, और दूसरा लीगली। लॉजिकली और दूसरा लीगली। अब देखिए, लॉजिकली और लीगली का फर्क क्या होता है वो भी जानिए। व्हेन ए फैक्ट इज कनेक्टेड विथ अदर फैक्ट्स, सिंपली एक तथ्य दूसरे तथ्य से जब सीधा सीधा जुड़ा होता है, इट इज लॉजिकली रेलिवेंट, लॉजिक के वजह से रेलिवेंट है, इट इज लॉजिकली रेलिवेंट। लेकिन लीगली रेलिवेंट करने के लिए बड़ा अलग कंडीशन है। लेकिन व्हेन ए फैक्ट इज डिक्लेयर्ड, ऐसे करिए इसको, ए फैक्ट is declared logically relevant when a fact is declared legally होगा, सॉरी, legally relevant when it is declared relevant by different provisions of Indian Evidence Act। एक और मजेदार चीज जानिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, अगर कोई तथ्य, कोई फैक्ट अगर लॉजिकली रेलिवेंट है, इफ एनी फैक्ट इज लॉजिकली रेलिवेंट, तो इसका मतलब बिल्कुल मत लगा लेना कि ये लीगली भी रेलिवेंट हो जाएगा। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट फैक्ट मस्ट बी लीगली रेलिवेंट। तो अगर कोई फैक्ट है और वो लॉजिकली रेलिवेंट है, इट डजंट मीन कि वो लीगली भी रेलिवेंट हो जाएगा। लेकिन वैसे वर्षा हो सकता है, यानी कि अगर कोई फैक्ट लीगली रेलिवेंट है, अगर कोई फैक्ट लीगली रेलिवेंट है,
तो फिर वो लॉजिकली भी रिलेवेंट होगा, तब वो लॉजिकली भी रिलेवेंट होगा। इस बात को जान लीजिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये लीगली रिलेवेंट कब होगा? तो बड़ा सीधा मैडम डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर देता हूं कि लीगली रिलेवेंट होने के लिए हमारे चैप्टर 2 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक के सेक्शंस बताए हैं। अगर कोई भी तथ्य जो चैप्टर 2 के सेक्शन 5 से 55 के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में फॉल कर जाए तो आप जानना कि वो लीगली रेलिवेंट है। यानी जिसको लॉ ने कहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे यहां इंडियन एविडेंस एक्ट है, और इंडियन एविडेंस एक्ट को छोड़िए, इंडियन एविडेंस एक्ट में एक बात कही गई है कि अगर कोई आदमी ये साबित कर दे कि जिस दिन मर्डर हुआ था, जिस दिन घटना घटी थी, उस दिन मैं घटना स्थल पर उस एरिया में नहीं था, बल्कि मैं दूसरे दुनिया में ही था। दूसरे दुनिया का मतलब दूसरे देश में ही था। मान लीजिए कि अगर कानपुर एक जगह है यूपी में, वहां पर किसी आदमी का मर्डर होता है और उस केस में किसी पर्सन को फंसाया जाता है या किसी के ऊपर एलिगेशन आता है, फंसाया या एलिगेशन जो भी। अब उस आदमी ने ये अगर साबित कर दिया कि जिस दिन उस मर्डर हुआ था डिसीज्ड का, उस दिन तो वो था नहीं, उस दिन तो वो कनाडा में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, ही वाज इन कनाडा, तो लॉ इसको मान लेता है और लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है। यानी लॉ रिकॉग्नाइज इस बात को करता है कि अगर कोई पर्सन घटना के दिन घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, कहीं दूर था जहां से उसका आना और जाना संभव नहीं था, तो फिर हम उसको कहेंगे कि जो उसने बात कही वो क्या है, रिलेवेंट है। और उसको हमने क्या नाम दे दिया, प्ली ऑफ एलिबाई। और इसको कहां पर हमने जगह दे दिया इंडियन एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 11 में। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई तथ्य कब रिलेवेंट होता है लीगली, उसके लिए मैं अगर सीधे आपको टू द पॉइंट बात करूं तो कोई भी तथ्य लीगली तब रिलेवेंट होगा अगर वो फैक्ट सेक्शन, ये लिख लो, सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 16 के बीच में कहीं फॉल कर जाए। अगर वो फैक्ट कहीं सेक्शन 27 से लेकर के 30 के बीच में फॉल कर जाए, अगर वो फैक्ट कहीं 32 से लेके 38, 32 से लेके 38 के बीच में कहीं फॉल कर जाए, अगर वो सेक्शन 40 से लेके 55 के बीच में कहीं फॉल कर जाए, तो इन सेक्शंस के बीच में अगर कोई फैक्ट फॉल करता है तो आप उसको बोलिए कि वो फैक्ट क्या है, लीगली रेलिवेंट है। जैसे मैंने आपको बताया प्ली ऑफ एलिबाई वाली बात, तो यहां पर देखिए वो फॉल करता है 6 to 16 में, यहां पर आता है सेक्शन 11, यहीं पर वो फॉल करता है, तो क्या हो गया, वो लीगली रेलिवेंट है। याद रखिए जो लीगली रेलिवेंट है वही एडमिसिबल है। याद कीजिए मैंने मंदिर वाला एग्जांपल दिया था, डेड बॉडी वाला। तो जिसको शादी करना है, जिसको गृह प्रवेश कराना है, जिसको बच्चे का नामकरण करना है, जिसको मुंडन करवाना है, जिसको अपने यहाँ पूजा पाठ करवाना है, वो लीगली रिलेवेंट हो जाएगा मंदिर वालों के लिए और उसको एडमिशन मिलेगा, वो एडमिसिबिलिटी में आएगा, वो एडमिसिबल है, उसको गेट से एंट्री मिल जाएगी। लेकिन जो डेड बॉडी लेके आ गया वो तो रिलेवेंट है नहीं, तो जब रिलेवेंट नहीं तो तेरे कोई एंट्री नहीं, तो रिलेवेंट है तो एंट्री है, रिलेवेंट नहीं है तो एंट्री नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट में 6 से 16 के अंदर है तो रिलेवेंट है, इसीलिए एडमिसिबल है। 27 से 30 के बीच में आया तो रिलेवेंट है, इसीलिए अगेन एडमिसिबल है। अगर 32 से 38 के बीच में आया तो रिलेवेंट है, इसलिए एडमिसिबल है। लास्ट 40 से 55 के बीच में आया तो वो रिलेवेंट है, इसलिए वो एडमिसिबल है। तो ये आपको यहां पर समझ में आ गया, रिलेवेंट का मतलब, लॉजिकली रिलेवेंट का मतलब और लीगली रिलेवेंट का मतलब।
नेक्स्ट सेशन में, अब ये चीज देखिए बहुत छोटे छोटे टर्म्स थे, आपको एक कोट कितना छोटा वर्ड लग रहा था, तो मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बताई, तो आप लोग इसको प्लीज रिवाइज कर लेना। अगर यहाँ मिस हुआ तो समझिए किस नहीं हो सकता है इसका, किस मतलब कि ISS में बोल रहा हूँ ऑफ कोर्स। तो कोई चीज मिस हो जाती है ना तो उसको किस नहीं कर सकते, इसलिए उसके नजदीकी बनाना बहुत जरूरी है। तो आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना याद करेंगे ना गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को, वाइफ को, फोन पर, मैसेज पर, उतना ही ज्यादा करीबी रहेगी। तो इसलिए इसको जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि आगे दिक्कत होगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ ओपनली। और जो मैं बता रहा हूँ, मेरा टारगेट इतना ही है कि आपको उससे एक ही बार उसको समझना है, एक ही बार पढ़ना है बस, बाकी आप रिवीजन करते रहिए, अलग चीज है। सो नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस फैक्ट इन इशू, ये बहुत मजेदार है फैक्ट इन इशू, और फैक्ट इन इशू है भी टेक्निकल, ठीक है। और IPCT नेक्स्ट का वीडियो सेशन में आप